हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को अगर हम लोग सिंपली डिफाइन करें तो वो इस तरीके से होगा कि एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, ये एक्चुअली कंडक्टर के लिए ही होता है, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई। जैसे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक मग है और इस मग में हम लोग पानी जिस तरीके से स्टोर कर सकते हैं ना, उस तरीके से एक अगर कंडक्टर है तो वो चार्ज को अपने अंदर या चार्ज अपने में स्टोर कर सकता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि हमारे पास एक कंडक्टर इस टाइप से है, इस पे हम लोगों ने चार्ज इम्पार्ट किया Q और उसकी वैल्यू कुछ है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा V। या फिर अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली डिराइव करें तो लेट Q बी द चार्ज इम्पार्टेड टू अ कंडक्टर गिवन टू अ कंडक्टर टू राइज इट्स पोटेंशियल या रेज इट्स पोटेंशियल बाय V। मतलब इसको हम लोग अगर Q चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे एक इसका डायरेक्ट रिलेशन हमको मिलता है कि जितना हम चार्ज इम्पार्ट करेंगे या जितना चार्ज इसको देंगे हम लोग, उतना इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा V, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस C को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल कैसे लिखा है तो देखिए, हमारे पास एक रिलेशन था 1/4πε0 Q ओवर R। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज जितना इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी, Q ओवर V। अब आप इसको कि एक और नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को, कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू राइज द पोटेंशियल V। या फिर यूं कह सकते हैं कि इट इज अ रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की वैल्यू हम इतना चार्ज देते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कहीं पे एक कंडक्टर है और इसको हम लोग चार्ज Q दे रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना हो रहा है, 1 वोल्ट। मीन्स इफ V is equals to 1 वोल्ट, देन इस रिलेशन से V की वैल्यू कितनी हो गई, यूनिटी हो गई, मतलब पोटेंशियल कितना राइज हुआ, रेज हुआ, 1 वोल्ट। तो ये C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q। मतलब जितना आपने चार्ज दिया है ना, वही उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज दी इज न्यूमरिकली इक्वल। ये जो वैल्यू है ये न्यूमरिकली आएगी, नंबर आएगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 वोल्ट लिखा है। जो वोल्टेज था इस कंडक्टर का, कितना इंक्रीज करा था, 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज दिया है, वही चार्ज क्या कहला रहा है, उसकी कैपेसिटी। ठीक है, अब इसकी हम लोग देख लेते हैं SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होगी, देखिए C इज इक्वल टू क्या है, Q ओवर V। तो Q की यूनिट लिख दें, Q की यूनिट क्या होती है, कुलॉम, और V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इस तरीके से कुलॉम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, या फिर इसको एक और दूसरे शब्दों में कहा जाता है फैरेड। जो C है उसकी एक और यूनिट क्या होती है, फैरेड। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है फैरेड, उनके नाम पे इसकी कैपेसिटी को या तो कुलॉम पर वोल्ट कहें या फिर क्या कहें, इनको कंबाइन फॉर्म में क्या कह सकते हैं, फैरेड कहा जाता है। और एक और चीज का ध्यान रखें, फैरेड जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया। इसको स्मॉल स्केल पे देखने के लिए इसको और बोला जाता है म्यू एफ। ठीक है, म्यू एफ भी इसको कहा जाता है। इसका जनरली सिंबल स्मॉल एफ लिखा जाता है, और म्यू स्टैंड फॉर माइक्रो और एफ स्टैंड फॉर फैरेड। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, और यहाँ पे लिख सकते हैं फैरेड। ये और छोटी यूनिट होती है फैरेड से। फिर चाहे तो इससे भी एक और छोटी यूनिट होती है पी, और यहाँ पे आता है एफ। पी स्टैंड फॉर पिको और एफ स्टैंड फॉर फैरेड। पिको मीन्स होता है 10⁻⁻12, और यहाँ पे आ जाएगा फैरेड। ये इसकी यूनिट हो गई है।
अब बात करें इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटी में बात करनी पड़ेगी, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। देखिए कुलॉम चार्ज, चार्ज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक रिलेशन होता है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो यहाँ से मैं अगर Q की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास आएगी I T। तो मैं इस के प्लेस पे लिख देता हूँ I T। पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। पोटेंशियल मीन्स वर्क पर यूनिट चार्ज, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया W ओवर Q। तो ये Q कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा IT ओवर W, और ये ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया Q। अब देखिए Q के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने जो लिखा था वही फिर से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग IT। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, W, W मीन्स वर्क डन। वर्क मीन्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप चाहें तो इसको IT स्क्वायर कर दिया हमने, हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लेके आ रहे हैं। फोर्स, फोर्स को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब चाहें तो आप यहाँ पे इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू करंट, I फॉर करंट, है ना, करंट के लिए यूनिट क्या आती है, एम्पियर। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ चुका है सब कुछ। T फॉर टेम्परेचर, सॉरी टाइम, तो टाइम के लिए T आ जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। मास के लिए M हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सीलरेशन के लिए होता है LT इनवर्स 2। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी को भी लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो और ज़्यादा डिफाइन डिटेल में कर सकते हैं। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। आप यहाँ से डायरेक्ट वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखें, वो जो आने वाला है। और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L होगा। ये हो जाएगा AT 2 ओवर M, L टू द पावर भी ये L 2 टाइम्स हो गया, और T इनवर्स 2, सारे को हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो ये न्यूमरेटर में गया, सबसे पहले M लिखेंगे, L ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स 2, M भी इनवर्स 2 हो जाएगा, सॉरी इनवर्स 1 हो जाएगा, और T जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, ये न्यूमरेटर वाले, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लेके गए। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, AT टू द पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा M इनवर्स L इनवर्स 2 T टू द पावर 2, और यहाँ पे A टू द पावर 2 हो जाएगा, और T की भी पावर कितनी हो जाएगा, 2। इसको अरेंज कर लें आप लोग, देखिए T टू द पावर 2 और T टू द पावर 2, तो ये T टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखें कि जो यहाँ पे हमने देखा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C, वो Q पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। C जो है V, मतलब पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये जो है सिर्फ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C जो होता है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। C इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। अब ऐसा क्यों, देखिए ये हमारे पास एक मग है, इसमें कितना पानी भर सकते हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इतनी ही है, बस इससे ज़्यादा पानी हम लोग इसमें नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक और मग है जो इससे बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये तो इसके साइज की बात हो गई। शेप अगर बदल देंगे हम लोग तो इसकी कैपेसिटी भी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये एक चीज का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, इट नाइदर डिपेंड ऑन चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल। ठीक है, ये मैथमेटिकल रिलेशन ठीक है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और भी वीडियो देखना चाह रहे हो आप लोग, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिल सकें। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।